हेलो दोस्तों, हाय। आज हम फिर हाजिर आपके सामने एक नया लेक्चर लेके। और आज का लेक्चर बहुत ही इम्पोर्टेंट है और जिसका नाम है कोएगुलेंट एंड एंटी कोएगुलेंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कोएगुलेंट या एंटी कोएगुलेंट कैसे काम करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात स्टार्ट करते हैं एंटी कोएगुलेंट से। सो एंटी कोएगुलेंट का मतलब क्या होता है, एंटी कोएगुलेंट कौन सी चीज़ में काम आता है और एंटी कोएगुलेंट को हम लोग कौन से टाइप्स में अवेलेबल है। ठीक है, सो एंटी कोएगुलेंट पहले तो बात करते हैं कि कहाँ पे काम आता है। तो एंटी कोएगुलेंट कहाँ कहाँ काम आता है, जहाँ पे कोएगुलेशन हमको नहीं चाहिए। ओके, तो कोएगुलेशन मतलब जमना और एंटी मतलब उसको रोकना, मतलब हमको खून को जमाना नहीं है, उसको फ्लो होते रहना है, देना चाहिए। ठीक है, सो इट डिक्रीजेज द थिकनेस ऑफ द it decreases the thickness of the blood so that is easy flow in the body. Okay, अब ये होता कैसे, इसका प्रोसीजर क्या है। तो सबसे पहले हम लोग प्रोसीजर देखेंगे कि कोएगुलेशन एंटी कोएगुलेशन किस तरह से होगा। तो क्या होगा इसमें, प्रोथ्रोम्बिन बनेगा आपका थ्रोम्बिन। ठीक है, किसकी वजह से, कैल्शियम की वजह से एंड फैक्टर 9। ओके, फैक्टर 9। अब ये थ्रोम्बिन जो है ये क्या करता है, ये आपका फिब्रिनोजन से फाइब्रिन में कन्वर्ट होगा। ठीक है, दिस विल बी सॉल्युबल। ओके, और ये फिब्रिन क्या होगा, फैक्टर 5 की वजह से, ये बन जाएगा आपका फिब्रिन इनसॉल्युबल फॉर्म में। ठीक है, समझ में आपका है। तो हम लोग अगर आपको किसी भी चीज को कोएगुलेशन, मतलब अगर कोएगुलेशन हुआ है तो क्यों हुआ है, तो ये पूरा प्रोसीजर है उसका कि कैसे होता है। अब हम लोग क्या करेंगे कि कोएगुलेशन इस तरह से होता है, तो हम लोग इस पे कहाँ पे काम कर सकते हैं कि वो कोएगुलेशन ना हो। ठीक है, तो सबसे पहला पार्ट है आपका ये कि आप कैल्शियम को ब्लॉक कर दो। ठीक है, कैल्शियम को बनने मत दो। सो कैल्शियम इनहिबिटर की बात कर लेते हैं, इनहिबिटर। ठीक है, दूसरा आएगा आपका, आप थ्रोम्बिन को इनहिबिट कर दो। ठीक है, तो दूसरा आ गया आपका थ्रोम्बिन इनहिबिटर। और तीसरा है आपका, ये फैक्टर्स है ना, ये फैक्टर्स को ही ब्लॉक कर दो। ठीक है, सो इनहिबिटिंग फैक्टर 9 एंड 5, सॉरी 9 नहीं, ये 10 है। ओके, 10 इनहिबिटर फैक्टर 10 और यहाँ पे फैक्टर 10। ठीक है, अब इसके एग्जांपल देख लेते हैं कि कौन कौन क्या करेगा। तो कैल्शियम इनहिबिटर कौन होगा आपका, EDTA। ठीक है, वैसे थ्रोम्बिन इनहिबिटर विल बी योर हेपारिन एंड आपका ये फैक्टर्स जो इनहिबिट करेगा वो होगा आपका वारफारिन। ओके, सो आपका ADT हो गया, हेपारिन हो गया और ये वारफारिन हो गया। समझ में आ गया आपको। तो हम लोग ने कैल्शियम क्या किया, हम लोगों ने कैल्शियम इनहिबिटर को इनहिबिट करने के लिए हम लोग ने EDTA यूज किया, या तो आप ये यूज कर लीजिए, या फिर थ्रोम्बिन इनहिबिटिंग करने के लिए हम लोग ने क्या किया, हेपारिन यूज किया। तो हेपारिन कहाँ पे हम लोग ने काम किया, उसका थ्रोम्बिन मतलब यहाँ पर। ओके, एंड थर्डली वाज योर फैक्टर्स को अगर इनहिबिट करना तो वारफारिन। ओके, तो यहाँ पे इन लोगों ने ये यूज किया, तो जिस वजह से क्या हो जाएगा, आपका कोएगुलेशन नहीं होगा। ठीक है, ब्लड क्लॉट नहीं होगा। ब्लड क्लॉट होने को रोकने के लिए आपको ये यूज करना बहुत सख्त जरूरी है। फाइन, समझ में आपको ये बात। अब हम लोग देखते हैं कि हेपारिन की और वारफारिन की
उनकी क्या क्या सिमिलैरिटीज है या फिर उनमें क्या क्या कॉमन है, ये देख लेते हैं हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल। तो हिपैरिन, वारफारिन, तो सबसे पहले इसको देते कैसे? सो ये क्या होता है, उसको देते हम लोग आईवी से देते, सॉरी आईएम और सबक्यूटेनियस, ठीक है। वेरेज वारफारिन जो है इसको हम लोग ओरल लेते हैं। ओके, सो ये हो गया आपका रूट। अगर इसकी ये रूट लिख लेते हैं इधर पे, उसके बाद में हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं इसको पॉइजनिंग। अगर इसका पॉइजनिंग होता है हिपैरिन का, तो हम लोग क्या लेंगे इधर पे, प्रोटामाइन सल्फेट। यहाँ पे पॉइजनिंग नहीं लिखी, हम लोग यहाँ पे लिख देते एंटीडोट, कि इसके एंटीडोट क्या, अगर इसका पॉइजनिंग होता है तो इसको क्या होगा, तो यहाँ पे होगा क्या आपका विटामिन के, और ये होगा आपका प्रोटामिन सल्फेट। उसके बाद में इसका यूज क्या है, सो ये क्या करता है, इनहिबिट, ये इनहिबिट क्या करेगा, थ्रोम्बिन, और ये क्या इनहिबिट करेगा आपका, यहाँ पे यूज लिख लेते हैं, ये आपका करेगा इनहिबिट क्लॉटिंग, ठीक है। हिपैरिन को हम आईएनआर वैल्यू से रेट करेंगे, और जिसको जो होना चाहिए आपका 2 से 3 के बीच में, सो 2 से कम, 2 से ज्यादा और 3 से कम। गॉट इट? दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मेरे को सेम क्वेश्चन घुमा घुमा के 3 से 4 बार पूछा गया था, सेम क्वेश्चन कि हिपैरिन का आईएनआर वैल्यू क्या है, ठीक है। और एक ही क्वेश्चन को उन्होंने बार बार पूछा था, तो इसके लिए मेरे लिए भी इजी हो गया था कि चलो 2-3 क्वेश्चन के आंसर मेरे लिए इजी ऐसे हो चुके थे। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज द आईएनआर वैल्यू फॉर हिपैरिन। ओके, ठीक है। ओके, फिर सेफ्टी देख लेते हैं। सो ये प्रेगनेंसी में सेफ है और ये प्रेगनेंसी में सेफ नहीं है, नॉट सेफ, ठीक है, नॉट सेफ। आपने ये सुना होगा इनॉक्सापायरिन जो कंटेंट है, ये एक लो मोलिकुलर वेट आपका ये इंजेक्शन है, ये इनॉक्सापायरिन ये कंटेंट है, ठीक है, जिसका ब्रांड नेम क्लेक्सेन है। ये यूज होता है मोस्टली प्रेगनेंसी में। क्यों? क्योंकि प्रेगनेंसी में ऐसा हो जाता है कि ब्लड क्लॉट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो इसके लिए हम लोग उस टाइम पे इसको यूज़ करते हैं। बट वेरेज हम लोग इसको यूज़ नहीं करेंगे, वारफारिन को हम लोग प्रेगनेंसी में यूज़ नहीं करेंगे, बट प्रेगनेंसी के बाद आप यूज़ कर सकते हैं इसको, ठीक है। सो इट इज सेफ आफ्टर प्रेगनेंसी, दिस विल बी सेफ, ओके, बट नॉट ड्यूरिंग योर प्रेगनेंसी। तो हमने सीख लिया अभी यूज़, उसका साइड इफेक्ट, उसका एंटीडोट आप याद रखिएगा या लिख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन में आता ही है कि एंटीडोट वारफारिन का क्या है या फिर एंटीडोट ऑफ हिपैरिन क्या है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि वारफारिन कहाँ कहाँ पे लेना चाहिए और कहाँ कहाँ पे नहीं लेना चाहिए, ठीक है। सो वारफारिन, आप अगर वाइटामिन के अगर आप वारफारिन ले रहे हैं तो विटामिन के ना लें, ठीक है, ये ध्यान रखिए आप, क्योंकि विटामिन के आपने तो देखा कि इसका एंटीडोट है। एंटीडोट का मतलब क्या हो गया कि उसका एक्शन रोक देगा, ओके। दैट मीन्स आपको विटामिन के जब भी आप लेंगे तो आपको ये ध्यान रखना है या डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है कि मैं मतलब वारफारिन पे हूँ, तो क्योंकि विटामिन के की जरूरत आपको सबको है, ठीक है, बट आप जब वारफारिन पे है तो आप विटामिन के ना लें, ठीक है। एंड सेकेंड इज योर लीफी वेजिटेबल्स इसके लिए नहीं लेना है क्योंकि उसमें विटामिन के का प्रेजेंट होता है, वो भी अगर आप लेते हैं सो इन दैट केस ऑल्सो द प्रॉब्लम विल बी द सेम थिंग, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या करना है, जब भी आप वारफारिन लेने वाले हैं तो उसके 48 आवर्स पहले आपको लीफी वेजिटेबल लेना है, ठीक है। सो 48 आवर्स बिफोर ऑफ वारफारिन, और उसके बाद में जब भी आप वारफारिन छोड़ेंगे, ठीक है, उसके बाद हम तुरंत आप लीफी वेजिटेबल फिर भी नहीं ले सकते, आपको 4 दिन बाद लेना पड़ेगा, आफ्टर 4 days ऑफ लिविंग वारफारिन। मतलब कि जो क्रॉनिक पेशेंट्स है जिनको लंबे टाइम के लिए चाहिए, वो तो लीफी वेजिटेबल्स खा ही नहीं सकते, ये ऑप्शन, ये प्रॉब्लम हो जाता है उनका, ठीक है, क्योंकि वारफारिन उतने टाइम तक आपके बॉडी में रहेगा, और अगर उतने टाइम तक आपके बॉडी में रहता है वो, दैट मीन्स आप उतने टाइम तक का ये नहीं ले सकते, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये पूछता है कि वारफारिन अगर आप ले रहे हैं तो इनमें से आपको क्या क्या नहीं, आपको क्या क्या रेस्ट्रिक्ट करना चाहिए, तो ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि विटामिन के आपको रेस्ट्रिक्ट करना है और लीफी वेजिटेबल्स आपको रेस्ट्रिक्ट करना है, और टाइमिंग के साथ में दिया होगा, क्योंकि ऑप्शन में आपको ये रहेगा कि कैन टेक विटामिन के
कैन नॉट टेक विटामिन के, फिर थर्ड ऑप्शन होगा कैन टेक लीफी वेजिटेबल्स, कैन नॉट टेक लीफी वेजिटेबल्स, ऐसा ऑप्शन में रहेगा आपके। अब इसमें ये होगा कि सबसे नजदीकी या सबसे करेक्ट आंसर क्या हो गया आपका कि कैन नॉट टेक विटामिन के एंड कैन नॉट टेक लीफी वेजिटेबल्स, ये सबसे करेक्ट आंसर हो गया। बट अब ये रहेगा कि कैन नॉट टेक लीफी वेजिटेबल्स इन विद इन जैसे कि विद इन 2 days आफ्टर लिविंग अ वारफारिन, सो ये भी गलत हो गया। दैट मीन्स विटामिन के इज द राइटेस्ट आंसर। तो आपको ये छोटी छोटी आंसरों पे आपको या छोटी छोटी बारीकियों पे आपको ध्यान देना होगा कि किस तरह से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किस तरह से आपको क्वेश्चन में उन लोग घुमा सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज का आप ध्यान रखें कि एग्जैक्टली 48 आवर्स बिफोर एंड 4 days आफ्टर, ठीक है, ये आपको ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन लोग घुमाएंगे आपको। और इसमें से मेरे ख्याल से 6-7 क्वेश्चन पूछे, मुझे याद है 1 2 3 5 6, मुझे भी 5-6 क्वेश्चन आ गए थे इसमें से। बट मोस्टली मेरे को रिलेटेड जो मिला था वो आयनर के रिलेटेड मिला था, एक मुझे मिला था यार उसका एंटीडोट क्या है, फिर उसके बाद मुझे एक ये क्वेश्चन मिला था जिसमें ये सब ऑप्शंस थे, जैसे मैंने आपको बताया ना कि आप क्या ले सकते हैं क्या नहीं ले सकते व्हेन यू आर टेकिंग वारफारिन, ठीक है। तो एक ये भी क्वेश्चन आया था। ओके, तो जब भी आप वारफारिन लेते हैं तो आप आयनर कैसे चेक करेंगे? एक्सट्रीमली सॉरी, जो आयनर की वैल्यू है वो वारफारिन के लिए, नॉट फॉर हिपैरिन, ओके। अगर मैंने आपको हिपैरिन पहले बोला है सो दैट इज नॉट फॉर हिपैरिन, दैट इज फॉर वारफारिन, ओके। सो वारफारिन का क्या है कि वारफारिन आप जब भी लेते हैं या स्टार्ट करते हैं वारफारिन, ठीक है, तो आपको सबसे पहले आयनर चेक करना है। आप आयनर कैसे चेक कर सकते हैं, ठीक है। आयनर आपको कैसे चेक करना है कि आज आपने एक डोज दिया और आपको आयनर वैल्यू चेक करना है कि ये 2 से 3 के बीच में है कि नहीं। अगर 2 से कम है तो आपको थोड़ा सा डोज बढ़ाना है, ठीक है। अगर 3 से ज़्यादा है तो थोड़ा सा डोज कम करना है, और ये आपको लगातार 1 हफ्ते तक चेक करना है। और 1 हफ्ते में आपको हर दिन में कम से कम 2 से 3 बार ये चेक करना है, ठीक है। तभी जाके आप उसको बराबर से ये कर सकते हैं, मेडिसिन दे सकते हैं आप पेशेंट को। तो आपको ये आयनर वैल्यू चेक करना इतना ज़रूरी है। आपके क्वेश्चन में ऐसा आता है कि आयनर वैल्यू शुड बी चेक लाइक कितने टाइम में आयनर वैल्यू चेक करना चाहिए। तो ऑप्शन में आपके क्या आएगा, 1 वीक, 1 मंथ, 1 ईयर, ठीक है, एंड 1 डे, ठीक है। तो अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आता है कि भाई आयनर वैल्यू कब चेक करना है, तो इनिशियली अगर पहला डोज दे रहे दैट मींस यू हैव टू चेक विद इन 1 डे, ठीक है। समझ में आपको? अगर आप ले रहे ऑलरेडी, अगर क्वेश्चन में आपको ये आता है कि आप ऑलरेडी एक मेडिसिन ले रहे हैं, वी आर टेकिंग वारफारिन, सो व्हेन शुड बी आयनर चेक, तो इन दैट केस यू हैव टू चेक इन अ मंथ, ठीक है। बट व्हेन यू आर अ न्यू पेशेंट, मतलब वहां पर अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया, जस्ट इधर पे यह लिखा है कि व्हेन शुड बी आयनर चेक्ड व्हेन गिविंग अ वारफारिन टू अ पेशेंट, इन दैट केस दैट विल बी 1 डे, ओके। सो जस्ट बी रेडी फॉर दिस क्वेश्चन ऑल्सो, ये भी क्वेश्चन आ सकता है आपके लिए, ठीक है। अभी हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं वारफारिन की और हिपारिन की। सो हिपारिन क्या है, दिस इज अ लो मॉलिक्यूलर वेट। सेकेंडली क्या है ये कि ये थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कॉज कर सकता है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, इसका मतलब ये थ्रोम्बोसिस कॉज कर सकता है ब्लड में, ठीक है, मतलब छोटे छोटे क्लॉट्स फॉर्म करवा सकता है ब्लड के अंदर। सो इसका हम लोग क्या तोड़ है मैं आपको बताता हूँ आगे, ठीक है। फिर थर्ड, ये डीप वेन थ्रोम्बोसिस में काम आता है, सो दैट इज कॉल्ड एज डीवीटी, डीप वेन थ्रोम्बोसिस। इसके लिए हम लोग इसको प्रेगनेंसी में देते ताकि ये वेन जो डीप वेन थ्रोम्बोसिस है ये ना हो, ठीक है। उसके बाद हम लोग वारफारिन पे आ जाते हैं। वारफारिन, सो वारफारिन में क्या होता है आपका, नेजल बोन हाइपोप्लासिया कर देगा ये आपका, सो ये इसका साइड इफेक्ट्स है, ओके। सेकेंडली आपका क्रेनियल बोन डिफॉर्मिटी, एंड थर्ड नेजल ब्लीडिंग, ठीक है। तो ये कॉज कर सकता है ये, तो जो भी वारफारिन पे इस सब चीज़ों का ध्यान रखना है। नेजल बोन हाइपोप्लासिया में क्या हो जाता है कि आपका जो नेजल का जो बोन है, मतलब नॉट फॉर यू, ओके, ये आपके बच्चों को हो सकता है, जो प्रेग्नेंट वुमेन होंगे ये उनको प्रॉब्लम कर सकता है। इसके लिए बोलते हैं हम लोग कि वारफारिन को हम लोगों को प्रेगनेंसी के टाइम पे यूज नहीं करना है। ये गॉट मी कि क्यों बोल रहे थे हम लोग, तो इसमें नेजल बोन हाइपोप्लासिया हो सकता है, क्रेनियल बोन डिफॉर्मेशन होता है, मतलब हेड बड़ा हो सकता है, ठीक है, और ये बोन्स सब छोटे हो जाएंगे, या फिर ये नेजल बोन हाइपोप्लासिया हो जाएगा, यानी कि आपके नाक का बोन मतलब नहीं रहेगा वहाँ पे, ठीक है। और नेजल ब्लीडिंग, ये नेजल ब्लीडिंग तो नॉट, दिस इज नॉट फॉर द प्रेग्नेंट वुमेन, दिस कैन बी फॉर एनीवन, ओके। सो ये नेजल ब्लीडिंग हो सकता है,
क्वेश्चन इस तरह से पूछ सकता है आपको कि इनमें से मतलब विच ऑफ दिस इज नॉट अ वारफरिन प्रॉपर्टी। ओके, सो आपको सब कुछ सेम दिया रहेगा, यहाँ पे चौथा दिया रहेगा आपको डीवीटी, डीप वेन थ्रोम्बोसिस। अभी आप तो ये सोच रहे हैं कि भाई वारफरिन और हिपैरिन तो दोनों सेम ही है, तो इसमें से क्या आंसर राइट होना चाहिए? तो आंसर क्या होगा? राइट, डीवीटी, क्योंकि दिस वारफरिन क्या है कि डीवीटी में काम नहीं आता है ये। ओके, डीवीटी इज योर डीप वेन थ्रोम्बोसिस, तो उसमें वो काम नहीं आता है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में कि इसका इंजेक्शन कैसे यूज़ करना है आपका, ये हिपैरिन का इंजेक्शन आपको कैसा यूज़ करना है? तो पहले से प्रीफिल्ड इंजेक्शन होता है, ठीक है। तो ऑप्शन में आपके क्या आएगा इसमें कि हाउ टू यूज़ हिपैरिन इंजेक्शन, ठीक है। उसमें ऑप्शन में आपके पास ये रहेगा कि रिमूव द एयर बबल एंड इंजेक्ट। सेकंड ऑप्शन में रहेगा कि इंजेक्ट विद द एयर। पहला ऑप्शन रहेगा कि इंजेक्ट विदाउट एयर, मतलब रिमूव द एयर बबल एंड देन इंजेक्ट। उसके बाद सेकंड में रहेगा आपका कि इंजेक्ट विद द एयर, और थर्ड ऑप्शन रहेगा कि शेक जेंटली एंड इंजेक्ट विद द एयर बबल। ओके, तो आपका थर्ड ऑप्शन होना चाहिए राइट आंसर कि शेक जेंटली एंड इंजेक्ट विथ एयर बबल, ठीक है। एयर बबल के साथ में आपको इंजेक्ट, क्योंकि अगर आप एयर निकालने के लिए जाएंगे तो उसमें से थोड़ा सा पार्ट निकल सकता है, क्योंकि इंजेक्शन है तो वो ऐसा हो जाता है। तो इसके लिए आपको ये ध्यान देना है कि इसमें से थोड़ा भी पार्ट ना निकले, क्योंकि वो पूरा जो भी है आपको 100% वो पेशेंट को देना जरूरी है, ताकि आपको वो राइट इफेक्ट आए उसका। सो शेक जेंटली एंड इंजेक्ट विद द एयर बबल। सो क्वेश्चन आपको ये आएगा कि हाउ टू यूज हिपैरिन इंजेक्शन, तो आपका आंसर राइट आंसर ये होगा, ठीक है। फिर अभी हम लोग आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट में। तो एंटीकोएगुलेंट का पार्ट तो खत्म हो गया, जो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है उसके बारे में आपको बताऊंगा अभी थोड़ा आगे, ठीक है। फिलहाल हम लोग आ जाते हैं हमारे कोएगुलेंट पे। तो कोएगुलेंट का मतलब क्या होता है? जो कोएगुलेट करे, मतलब जब ज्यादा ब्लड फ्लो हो रहा है तो हम लोग उसको कैसे रोका जाए। तो सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि ब्लड फ्लो होता कैसे, ठीक है। तो हम लोग क्या उसमें क्या प्रोसीजर उसका कि प्लाज्मिनोजेन बनेगा आपका प्लाज्मिन। तो ये प्लाज्मिन क्या करेगा आपका इनसॉल्युबल, इसको ऐसा नहीं यहां लिख लेते, ये क्या करेगा, ये इनसॉल्युबल फाइब्रिन को सॉल्युबल फाइब्रिन में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। सोल्यूबल फाइब्रिन में कन्वर्ट करेगा ये आपका, ठीक है। तो प्लाज्मिनोजेन से प्लाज्मिन बना, और प्लाज्मिन क्या करेगा आपका इनसॉल्युबल फाइब्रिन सॉल्युबल फाइब्रिन में कन्वर्ट कर देगा। अब यहाँ पे क्या होता है कि अगर आपको कोएगुलेशन रोकना है, ठीक है, कि नहीं सॉरी, जो आपका खून जो बह रहा है उसको अगर आपको रोकना है तो आपको क्या यूज करना है? आपको यूज करना है कोएगुलेंट। और यहाँ पे हम लोग क्या यूज करेंगे? स्ट्रेप्टोकाइनेस, सॉरी हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे ट्रानेक्सामिक एसिड। और ये प्रोसीजर हो रहा है ये किसकी वजह से हो रहा है? स्ट्रेप्टोकाइनेस की वजह से। ये एक एंजाइम है जिसकी वजह से यहाँ कन्वर्ट हो जाता है, स्ट्रेप्टोकाइनेस, ठीक है। तो ये एंजाइम है जो स्ट्रेप्टोकाइनेस, जिसकी वजह से प्लाज्मिनोजेन से प्लाज्मिन बनता है, और इसको स्टॉप करने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? ट्रानेक्सामिक एसिड, या फिर इसको अमीनो कैप्रोइक एसिड भी बोलते हैं, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया? ये बहुत छोटा है, बहुत इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ठीक है। तो प्लाज्मिनोजेन से प्लाज्मिन बनता है, प्लाज्मिन क्या करेगा आपका इनसॉल्युबल फाइब्रिन से सॉल्युबल फाइब्रिन बनाएगा, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो चालू हो जाएगा। और ये क्यों होता है? स्ट्रेप्टोकाइनेस की वजह से। और इसको रोकने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? ट्रानेक्सामिक एसिड। तो ये यहीं पे रोक देगा ताकि ब्लड फ्लो हो ही नहीं, ये प्रोसीजर ही कंप्लीट ना हो, ठीक है। तो ट्रानेक्सामिक एसिड डायरेक्टली यहीं पे काम करता है ताकि वो आगे का ये काम करे। फाइन, अभी हम लोग आते जो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हमारा रह गया था पीछे, उसको हम लोग भी आगे एक्सप्लेन करते हैं। तो क्या होता है अगर थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कॉज होता है तो हम लोग क्या यूज करेंगे? हम लोग यूज करेंगे डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर, ओके। तो इसके एग्जांपल क्या है? डेबिगैड्रन, एपिक्साबेन एंड रिवोरोक्साबेन. So these will be your oral, okay. And there is one more, there is Fondaparinux, okay. These will be in the injection form, okay. So this question is always asked कि इनमें से कौन सा डायरेक्टली थ्रोम्बिन इनहिबिटर है. सो आपको पता होना चाहिए कि वो है आपका फोंडापाइरिनक्स. अब क्या होता है यहाँ पे, जब हम लोग ने थ्रोम्बोसाइटोपिनिया की बात किया था, अगर हिपैरिन अगर देखो ये हमेशा नहीं होगा बट कभी कभी होता है.
सो जब वो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कॉज करने लगेगा तो हम लोगों को पता होना चाहिए कि हमको क्या यूज़ करना है उसकी जगह पे, ठीक है। तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे उस जगह पे, तो डाइपिगैट्रन यूज़ करेंगे, डाइपिक्साबेन या फिर रोवोरॉक्साबेन यूज़ करेंगे। एंड इन द इंजेक्शन केस हम लोग फोंडापाइरिनक्स यूज़ करेंगे। अब क्वेश्चन ये पूछता है कि विच ऑफ दिस इज अ लो मॉलिक्यूलर वेट, ये लो मॉलिक्यूलर वेट भी है, ठीक है। लो मॉलिक्यूलर वेट इंजेक्शन यूज्ड एज अ डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर, ओके। आपके ऑप्शन में ये सब कुछ दिया जाएगा, पर आपको ये याद रखना कि ये इंजेक्शन है, ठीक है। तो अगर उसमें इंजेक्शन पूछा रहेगा देन यू हैव टू गो फॉर दिस इंजेक्शन, ठीक है। अगर वो टैबलेट पूछेंगे, ठीक है, तो आपको ये दिया जाएगा, ये दिया जाएगा, ये नहीं देंगे आपको, मतलब ये तीन में से कोई एक ही ऑप्शन होगा, ठीक है। एंड अदर देन दैट देयर विल बी लाइक हेपारिन और वारफारिन, ये सब अवेलेबल होगा उसमें। तो ये आपको ध्यान देना हमेशा कि अगर वो पूछेगी इसमें से लो मॉलिक्यूलर वेट कौन सा है, तो आपको ये पता होना चाहिए फोंडापाइरिनक्स है जो डायरेक्टली थ्रोम्बिन इनहिबिटर है, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई कि क्या है इसमें, किस तरह से हम लोग थ्रोम्बोसाइटोपिनिया को हम लोग कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। अब 4 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आप वो लिख लीजिए। तो ये 5 पॉइंट है, ये आपको याद रखना बहुत सख्त जरूरी है कि अगर ये कंडीशन डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अगर वाल्व रिप्लेसमेंट, मतलब ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा, देखिए आप जब भी आंसर देंगे या क्वेश्चन जब भी आप अटेंड करेंगे ना, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप किस चीज़ का आंसर कैसे दे रहे हैं, ठीक है। क्योंकि उन लोग आपको डायरेक्टली कंडीशंस देंगे कि एक पेशेंट आया आपके पास और उसको आर्टेरियल फिब्रिलेशन एंड उसको पल्मोनरी एम्बोलिज्म है, तो आप कौन सा मेडिकेशन देंगे। अगर उसको हाइपरटेंशन है तो आप कौन सा मेडिकेशन देंगे। उसमें ये भी पूछेंगे कि मतलब एक 65 साल का बुढ़ा आपके पास आ रहा है, सॉरी एक 65 साल का पेशेंट आपके पास आ रहा है और उसको एंटीकोएगुलेंट चाहिए और वो डायलिसिस पेशेंट है, तो आप कौन सा सजेस्ट करेंगे, कि आपको पता होना जरूरी है, ठीक है। फिर आपको ये भी पूछा जाएगा कि एक 65 साल का या फिर एक जेरियाट्रिक पेशेंट है जिनकी उम्र इतना है XYZ है और वो ऑलरेडी ये सब मेडिसिन ले रहे हैं, तो मेडिसिन से भी आपको पता चलना चाहिए कि वो किस चीज़ का पेशेंट है, डायलिसिस का पेशेंट है, हाइपरटेंशन का पेशेंट है, या हार्ट का पेशेंट है, या फिर कार्डियक अरेस्ट का पेशेंट है। ये आपको मेडिसिन देख के ही पता चलना चाहिए। तो उसमें क्वेश्चन इस तरह से रहेगा कि एक 65 ईयर ओल्ड पेशेंट है और उसको हार्ट का प्रॉब्लम है, ठीक है, उसको आर्टेरियल फिब्रिलेशन हो रहा है और उसको हम लोग देना चाहते हैं एक एंटीकोएगुलेंट, ठीक है। तो हम इसको क्या देंगे, तो ये आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या देना है। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि आर्टेरियल फिब्रिलेशन है और मैकेनिकल वाल्व, उसको अगर मैकेनिकल वाल्व लगा हुआ है, ठीक है, तो हम लोग क्या देंगे उसको। अगर सिर्फ उसको वाल्व रिप्लेसमेंट करना है तो उसको हम लोगों को क्या देना है या हम लोग क्या दे रहे हैं उसको, ठीक है। तो ये एक तरह का समझ लीजिए एक ओवरव्यू है कि अगर उस क्वेश्चन में कहीं पे भी ये आता है, वाल्व रिप्लेसमेंट आता है या फिर उसको आर्टेरियल फिब्रिलेशन और मैकेनिकल वाल्व है, तो हमको क्या मेडिसिन देना है। कि हाइपरटेंशन है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म है उसको, तो हमको उसको कौन सा मेडिकेशन देना है, ठीक है। तो ये आपको पता होना सख्त जरूरी है क्योंकि इसके ऊपर एक क्वेश्चन आता ही आता है, 100% गारंटीड आता है। तो अगर आर्टेरियल फिब्रिलेशन एंड मैकेनिकल वाल्व लगने वाला है तो उसको हम लोग क्या देंगे, वारफरिन, ठीक है, और डेबिगैट्रन, ठीक है। अगर उसको सिर्फ रिप्लेसमेंट, वाल्व रिप्लेसमेंट हो रहा है, इन दैट केस वी आर गिविंग वारफरिन, ठीक है। अगर वो एक डायलिसिस का पेशेंट है, ठीक है, और जो एंटीकोएगुलेंट लेना चाहता है उसको हम लोग देंगे हेपारिन। अगर वो हाइपरटेंशन का पेशेंट है और उसको पल्मोनरी एम्बोलिज्म मतलब उसके लंग्स में छोटे छोटे क्लॉट टाइप में फॉर्मेशन है, तो उसको हम लोग क्या देंगे, तो उसको हम लोग देंगे डेबिगैट्रन, ठीक है। और उसको सिर्फ पल्मोनरी, नॉट हाइपरटेंशन नहीं, उसको सिर्फ और सिर्फ छोटे छोटे उसको ब्लड क्लॉट्स है उसके लंग्स में, तो उसको हम लोग क्या देंगे, लो मॉलिक्यूलर वेट इंजेक्शंस, ठीक है। या हेपारिन बोल लो या फिर आप लो मॉलिक्यूलर वेट कोई भी इंजेक्शन पकड़ लो, ठीक है। समझ में आ गया आपको। तो ये हो गया आपका एंटीकोएगुलेंट का चैप्टर खत्म, एंटीकोएगुलेंट कोएगुलेंट का चैप्टर खत्म। तो हम लोगों ने कहाँ से शुरू किए, कहाँ पे खत्म किए, कोएगुलेशन क्यों होता है, एंटीकोएगुलेशन की जरूरत क्यों है, एंटीकोएगुलेंट मतलब कोएगुलेंट कैसे होता है और उसको कैसे रोका जाए, और एंटीकोएगुलेंट कैसा होता है उसको कैसे रोका जाए, ठीक है। हम लोग ने दोनों तरफ से देख लिया कि क्यों और कैसा हो रहा है, उसके क्या क्या टाइप्स है, हेपारिन कहाँ यूज होता है, वारफरिन कहाँ पे यूज होता है, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर नाउ, इतना ही है इस चैप्टर में। ये छोटा है और इम्पोर्टेंट है, और इम्पोर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको आपके सामने मेरे 10 से 12 क्वेश्चन बता दिए जो आपको पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, और अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आ रहा है तो आप उसे लाइक्स दीजिए, और जो लोग मुझे सब्सक्राइब नहीं किए उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि वो मुझे सब्सक्राइब भी करें, ठीक है। सो गुड बाय एंड स्टडी हार्ड।